नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। मैं एडवोकेट आरडी आप सबका चैनल पर स्वागत करती हूँ। अच्छा लगता है, धीरे धीरे ही सही, मैं हर बार कहती हूँ धीरे धीरे ही सही आपका सहयोग मुझे मिल रहा है और चैनल के सब्सक्राइबर बढ़ रहे हैं। आप लोग परिवार को धीरे धीरे ही सही लेकिन बड़ा कर रहे हैं। मैं चाहूँगी कि ज़्यादा से ज़्यादा सहयोग दें ताकि हम जिस मुहिम पर निकले हैं वही एक लाइन है मेरी जो मैं हमेशा रिपीट करती हूँ और जो मेरा मकसद भी है। ऐसा नहीं है कि वो लाइन सिर्फ और सिर्फ एक देखने के लिए, कहने के लिए है। मेरा मकसद भी है। मैं हमेशा से चाहती थी कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को अवेयर कर सकूं। आखिर इन सब आज की डेट में जो ये अजीब अजीब से क्राइम स्टोरी सुनने को मिलती हैं, क्राइम सुनने को मिलते हैं, तो वही लाइन है कि मेरा मकसद बताना नहीं, बचाना है। और वीडियो के लास्ट में आपको वही जो सजेशंस होते हैं कि हम इन क्राइम स्टोरी से और आज की क्राइम स्टोरी से हम क्या सीख सकते हैं। तो वीडियो के लास्ट तक ज़रूर बने रहिए और ज़रूर जानिए कि हम कैसे इससे बचा जा सकता है। और सबसे बड़ी बात यह कि अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन ज़रूर प्रेस कीजिए। उससे जो वीडियो का नोटिफिकेशन है वो आप तक ईजिली पहुंच जाएगा। तो दोस्तों, आज की जो कहानी है, वारदात है, कहानी है, जो भी है, वो प्रयागराज से है। और एक ऐसी वारदात है जिसमें ज़िंदगी में कुछ भी हासिल नहीं होता और कहते हैं ना, एक शक के चलते हम कहाँ से कहाँ पहुँच जाते हैं। जब कहते हैं ना, ज़िंदगी में किसी भी रिश्ते में दरार आने लग जाए, जब किसी भी रिश्ते में मनमुटाव और खटास आने लग जाए, तो कोशिश होनी चाहिए उसको सुलझाने की। लेकिन जब ऐसा लगने लग जाए कि वो कोशिशें कामयाब नहीं हो सकती और वो खटास बढ़ती ही जा रही है, तो वहाँ पर इंसान अलग हो जाए तो ज़्यादा ज़रूरी है। ज़िंदगी दांव पर लगाने से या मरने या मारने से बेटर होता है कि आप वहाँ पर अलग हो जाइए। सबसे ज़रूरी और सबसे सही यही एक उपाय होता है, किसी को मार देना और अपनी खुद की ज़िंदगी तबाह कर लेना। क्योंकि जो भी ये सोचता है कि हम पकड़े नहीं जाएंगे, वो बहुत बड़ी गलतफहमी में होता है। क्योंकि आज की डेट में जो क्राइम टेक्नोलॉजीज़ हैं वो इतनी ज़्यादा तरक्की कर चुकी हैं कि आप ना पकड़े जाओ, सवाल ही नहीं पैदा होता। तो इसलिए भाई मैं यही सजेशन दूंगी कि जब भी कभी लगने लग जाए कि रिश्तों में दरार आ रही, रिश्तों को ज़बरदस्ती कभी मत खींचिए, कभी भी ज़बरदस्ती लेकर मत चलिए, उसको वहीं पर ही छोड़ दीजिए। आज की जो वारदात है वो है प्रयागराज से। प्रयागराज में एक एरिया है, हाई कोर्ट वाला एरिया, और उसका जो ग्राउंड है वो पोलो ग्राउंड के नाम से जाना जाता है। पोलो ग्राउंड के आसपास लोगों का क्या है, एक पॉश एरिया है जहाँ पर बहुत हाई फाई फैमिलीज रहती हैं और उनका जो रूटीन होता है वो शाम का रूटीन वही होता है कि शाम को वॉक पे निकलना, सुबह वॉक पे निकलना। क्योंकि विंटर के दिन होते हैं, विंटर के दिनों में जो है शाम जल्दी हो जाती है, अंधेरा जल्दी हो जाता है, तो लोग टाइम से वॉक जरूर करते हैं। जिनका रूटीन होता है वो वॉक जरूर करते हैं। तो लोग वॉक कर रहे होते हैं, लेकिन वहीं पर उनको एक दो दिन से बहुत ज़्यादा स्मेल आती है, बहुत गंदी वाली स्मेल आती है। ये बात है 20 फरवरी 2022 की, ज़्यादा पुरानी घटना नहीं है। तो लोगों को बहुत ज़्यादा स्मेल आती है और वो स्मेल ऐसी होती है जो टॉलरेट नहीं करी जाती। तो जब स्मेल बढ़ने लग जाती है तो लोग आसपास देखना शुरू करते हैं। शाम का टाइम होता है और देखते हैं कि स्मेल आ कहाँ से रही है। तो वहीं पर ये जो पोलो ग्राउंड है वहीं पर ही एक कुआं है, और चूंकि वो कुआं जो है वो जब उसके पास जाते हैं तो वो स्मेल बढ़ने लग जाती है। तो उनको समझ में आ जाता है कि ये जो स्मेल है ये इसी कुएं से आ रही है। तो वो क्या करते हैं, उनमें से एक पुलिस वाला जो है वो, सॉरी वकील होते हैं, वकील पुलिस को फ़ोन कर देते हैं। क्योंकि वो कुआं जो है वो मौत के कुएं के नाम से फेमस होता है, क्योंकि वहाँ पर पहले भी डेड बॉडीज जो हैं वो डंप की जा चुकी हैं। तो इसलिए वो मौत का कुआं वैसे भी फेमस होता है। जब कॉल की जाती है तो वहाँ से फिर पुलिस आती है और पुलिस जब उस कुएं में झांकती है तो देखती है कि हाँ वहाँ से स्मेल आ रही है और वहाँ पे एक बोरा जो है वो गिरा हुआ है। तो अब जैसे तैसे वो बोरे को निकालते हैं, लेकिन जो लोग उसके अंदर जाके और बोरे को निकालते हैं उनकी इतनी बुरी हालत हो रखी होती है कि इतनी गंदी स्मेल आ रखी होती है। लेकिन चूंकि उनका वो काम है, वो बोरा ऊपर लेकर आते हैं। बोरे का मुंह जो है वो प्रॉपर सिला हुआ होता है। जब वो मुंह खोलते हैं तो मतलब इतनी गंदी स्मेल एकदम से आती है कि लोग 2 कदम पीछे हट जाते हैं।
फिर जैसे तैसे करके जब उसकी बॉडी को निकाला जाता है तो बॉडी ऑलरेडी क्या होती है, क्योंकि उसमें थोड़ा थोड़ा कुएं में पानी होता है तो उसकी वजह से बॉडी फूल चुकी होती है। जब बाहर निकालते हैं तो बॉडी को पहले यही उसमें समझ में आ जाता है कि बॉडी जो है वो किसी फीमेल की है, क्योंकि जो उसकी क्लोथ्स होते हैं उसके हिसाब से, और जो लेडीज़ की जो बनावट होती है पता लग ही जाता है। तो पता लग जाता है कि ये जो बॉडी है वो किसी लेडीज़ की है। उसके साथ ही उसके राइट हैंड पर एक टैटू भी बना हुआ होता है, रवि नाम लिखा होता है। तो उनको समझ में आ जाता है कि किसी फीमेल की बॉडी है। अब ये बॉडी जो है वो अंडर लेते हैं, पुलिस वाले अपने अंडर लेते हैं और जाके पोस्टमार्टम के लिए भेज देते हैं। और उसके साथ ही जो भी इंफॉर्मेशन होती है, इंफॉर्मेशन के अकॉर्डिंगली वो न्यूज़पेपर में छपवा देते हैं। अब जब न्यूज़पेपर में छपवा देते हैं तो उन्हें ज़्यादा मशक्क़त नहीं करनी पड़ती है। वेरी नेक्स्ट डे एक पेरेंट या एक आदमी कह लिया जाए जिनका नाम राजेंद्र प्रसाद है, तो राजेंद्र प्रसाद जो है वो पुलिस थाने में आते हैं। और पुलिस थाने में आने के बाद वो कहते हैं कि एक बार मुझे बॉडी दिखाई जाए। तो जो क्या बोलते हैं पुलिस वाले होते हैं, पुलिस वाले कहते हैं कि क्या बात है। कहते हैं सर मैंने आज ही न्यूज़पेपर में ये न्यूज़ पढ़ी है, और चूँकि हमें पहले पता ही नहीं था, क्योंकि हमारी बेटी जो है वो दिल्ली में है, गुड़गांव में, दिल्ली के पास गुरुग्राम है। आज की डेट में उसका नाम जो है वो गुरुग्राम है, तो वहाँ पर है। लेकिन चूँकि आज ही वहाँ से जो जहाँ पर वो रहती है लैंडलॉर्ड का कॉल आया था और उन्होंने बोला कि आपकी बेटी जो है वो पहुँची नहीं। चूँकि हमारी बेटी तो यहाँ पर आई ही नहीं है। लेकिन जब मैंने न्यूज़पेपर में ये न्यूज़ पढ़ी तो अकॉर्डिंग टू इन्फॉर्मेशन और उसके हिसाब से मुझे ऐसा लग रहा है कि मतलब मुझे एक बार वो डेड बॉडी देखनी चाहिए। जब पुलिस डेड बॉडी दिखाते हैं तो उसका जो फादर होता है वो फूट फूट कर रोने लग जाता है और रो रो कर उसका मतलब बुरा हाल होता है कि मेरी बेटी तो यहाँ पर थी ही नहीं, वो तो गुरुग्राम में जॉब कर रही थी। चूँकि राजेंद्र प्रसाद फिर बताते हैं कि मेरी एक्चुअल में 4 बच्चे हैं, 2 बड़ी बेटियां हैं, ये जो मेरी बेटी है ये दूसरे नंबर की बेटी है और पढ़ने लिखने में बहुत ही होशियार थी। साथ ही ये नेशनल चैम्पियन है फुटबॉल की, नेशनल लेवल पर वो फुटबॉल खेल चुकी है और बहुत अच्छी प्लेयर है और बहुत होशियार भी है। उसके बाद हुआ क्या, मैं तो ई रिक्शा चलाता हूँ, ई रिक्शा ड्राइवर हूँ, बहुत मामूली सा इंसान हूँ, लेकिन ये उसके बाद ये जितनी होशियार होती है उसके बाद ये ग्रेजुएशन करती है मार्केटिंग में और उसके बाद इसका कैंपस प्लेसमेंट होता है। मतलब कॉलेज के थ्रू, कॉलेज में कुछ कंपनियाँ आती हैं जो हायर करती हैं कुछ स्टूडेंट्स को, तो उनमें से इसका कैंपस प्लेसमेंट होता है, नौकरी लगती है, वो लगती है गुरुग्राम में। तो ये गुरुग्राम में जाकर शिफ्ट हो जाती है, वहाँ पर ये नौकरी कर रही होती है। हमें तो पता ही नहीं है कि हमारी बेटी यहाँ भी आई थी। तो पुलिस वाले इस बात को सुनते हैं, फिर वो पूछते हैं कि आखिर जो ये रवि नाम है ये उसकी राइट हैंड में मिला है तो वो कौन है। तो वो कहते हैं कि ये रवि जो है ना, रवि इसका ही फ्रेंड है और चूँकि वो भी आया होता है तो कहते हैं उसका फ्रेंड है ये और ये लोग बचपन से एक दूसरे को जानते हैं, लगभग 4-5 साल पहले से ये लोग एक दूसरे को जानते हैं और वो भी फुटबॉल का प्लेयर है, तो दोनों ही फुटबॉल के प्लेयर हैं, अच्छे प्लेयर हैं, तो दोनों की फ्रेंडशिप हो जाती है, दोनों बहुत अच्छे फ्रेंड हैं। तो पुलिस समझ जाती है। उसके बाद वो पूछते हैं कि आखिर ये रवि के बारे में डिटेल पूछते हैं। तो रवि बताता है कि मेरे जो पेरेंट्स हैं, मेरे जो फादर हैं, हम लोग जो कि पटना बिहार से हैं और मेरे जो फादर हैं वो रेलवे में पोस्टिंग है और उनकी जो रेलवे जो पोस्टिंग है उनकी यहाँ पर है, प्रयागराज में है। तो उन्होंने वीआरएस ले रखा था, जो उनके बड़ा भाई है, रवि का जो बड़ा भाई है, उनको जॉब दिलवा दी होती है और उसके बाद वो रेलवे कॉलोनी में उनको क्वार्टर मिला हुआ होता है, तो वहाँ पर रह रहे होते हैं। तो होता क्या है कि अब उसका जो शालिनी नाम होता है, शालिनी उर्फ रूही, तो वो शालिनी का क्या करते हैं, कॉल डिटेल निकलवाते हैं। जब कॉल डिटेल निकलती है तो उसमें लास्ट जो कॉल होती है वो रवि को ही होती है। तो पुलिस वालों को समझते देर नहीं लगती है कि कुछ ना कुछ गड़बड़ है और इसमें रवि का ही हाथ है। तो वो रवि को बिठाते हैं, पहले तो नॉर्मल पूछताछ करते हैं तो रवि यहाँ वहाँ घुमाने लग जाता है,
लेकिन जब उसको बहुत सख्ती से पूछा जाता है तो ज़्यादा टाइम नहीं लगता है और रवि जो है वो फूट पड़ता है। लेकिन जो वो बात बोलता है वो बहुत पिंच करने वाली होती है। वो लिटरली वो गाली देकर बोलता है कि वो थी ही ऐसी लायक और उसको तो मार देना चाहिए, वो तो धोखेबाज थी, उसने मुझे धोखा दिया और वो थी इसी लायक इसलिए मैंने उसका कत्ल कर दिया। लेकिन साहब, मैं तब भी उसको प्यार करता था और उसके मरने के बाद भी मैं उसको प्यार करता हूँ। उसके बाद स्टोरी रवि बताता है कि आखिर हुआ क्या क्या था। वो बताता है कि लगभग 5 साल पहले हम एक कंपटीशन के थ्रू, एक टूर्नामेंट के थ्रू हम मिले। हमारे मतलब हमारी आपस में बातचीत हुई। बातचीत के बाद हमने नंबर एक्सचेंज किए और नंबर एक्सचेंज करने के बाद हमारी जो है वो फ्रेंडशिप हो गई। फ्रेंडशिप बहुत गहराती गई और वंस टाइम हमने एक दूसरे को प्रपोज किया और हम एक रिलेशनशिप में आ गए। जब रिलेशनशिप में थे तो हम एक दूसरे को बहुत लाइक करते थे और उसी के चलते जो रूही है, रूही ने, शालिनी उर्फ रूही ने अपने राइट हैंड में मेरा नाम भी लिखवाया। और उसके बाद जब उसका ग्रेजुएशन कंप्लीट हो जाता है तो वो जॉब के लिए गुरुग्राम चली जाती है। जब वो गुरुग्राम जाती है तो गुरुग्राम के बाद उसका थोड़ा सा बिहेवियर चेंज होने लग जाता है और वो फ़ोन कम करने लग जाती है। तो मुझे उस पर डाउट होता है कि कहीं उसका किसी और लड़के से भी फ्रेंडशिप तो नहीं है। और इस करके मुझे दिमाग में उस जो है वो एक बात घर कर जाती है कि उसका मेरे अलावा भी किसी और से भी रिलेशन है। और इस बात के चलते चूँकि 14 फेब था, 14 फेब 22, उससे पहले उसका कॉल आता है और शालिनी बताती है कि रवि, मैं 14 फेब को प्रयागराज आ रही हूँ। तो वो खुश हो जाता है कि शालिनी तुम सच बोल रही हो कि तुम प्रयागराज आ रही हो? तो वो कहती है कि हाँ, मैं 13 को पहुँच जाऊँगी और 14 को फिर मैं वापसी वहाँ से आ जाऊँगी। तो रवि पूछता है कि क्यों, तुम अपने घर नहीं जाओगी? तो वो कहती है कि नहीं, मैं घर नहीं जा रही हूँ इस बार, और तुम पापा को और दीदी को बताना भी मत कि मैं घर जा रही हूँ। तो जब वो 13 को पहुँचती है तो 13 को रवि उसको लेने के लिए रेलवे स्टेशन पहुँचता है और दोनों ही उसको लेके और अपने क्वार्टर, जो उसका क्वार्टर होता है रेलवे कॉलोनी में, वो वहाँ पर आ जाता है। और वहाँ पर आने के बाद वो अपने रूम में ले जाता है। चूँकि घर वाले मूवी देख रहे होते हैं तो घर वाले सभी मूवी में व्यस्त होते हैं, आवाज़ बहुत ऊंची होती है, तो वो सीधा अपने रूम में ले जाता है। रूम में ले जाने के बाद वो वहाँ पर बातें करते हैं और उसके बाद वो फ्रेश होने चली जाती है। जब वो फ्रेश होने जाती है तो इतने में रवि क्या करता है, उसका फ़ोन ले लेता है और फ़ोन चेक करने लग जाता है। जब फ़ोन चेक करता है तो उसमें जो शालिनी है, शालिनी की उसके अलावा भी बहुत सारे लड़कों के साथ भी फ़ोटोज़ होती हैं। कई बार ग्रुप फ़ोटो भी होती है, कई बार सिंगल फ़ोटो भी होती है लड़कों के साथ। तो ये चीज़ उसको गलत लगती है और जब शालिनी आती है तो इस बात पे वो उससे झगड़ा करता है कि तुम बहुत धोखेबाज हो, तुम मेरे अलावा भी बाकी सबके रिलेशन में हो। तब वो बताती है कि तुम्हें पता भी नहीं है कि गुड़गांव जैसी सिटी में ये सब बहुत नॉर्मल है, मेरे फ्रेंड्स हैं वो, और फ्रेंड्स के साथ बात करना या फ्रेंड्स के साथ फ़ोटो खिंचवाना ये कहाँ गलत होने लग गया। तो वो कहता है नहीं, तुम धोखा दे रही हो, ये देखो तुम किसके किसके साथ फ़ोटो खिंचवाती हो। तो वो कहती है तुम्हारी ना मानसिकता ही ऐसी है, तुम्हारी सोच ही ऐसी है। और इतना कहते कहते उनमें लड़ाई बढ़ जाती है। जब लड़ाई ज़्यादा बढ़ जाती है तो शालिनी रवि को थप्पड़ मारती है। जब वो थप्पड़ मारती है तो रवि उसको फिर पलट के इनमें हाथापाई हो जाती है और फिर वो उसको कुछ गंदे शब्द बोलता है। जब वो गंदे शब्द बोलता है तो दोबारा फिर से शालिनी उसको थप्पड़ मारती है और जब थप्पड़ मारती है तो रवि को बर्दाश्त नहीं होता और रवि उसकी गर्दन पकड़ लेता है और गर्दन पकड़ने के बाद वो तब तक दबाता रहता है जब तक कि शालिनी की मौत नहीं हो जाती। वो बहुत बचाने की कोशिश करती है लेकिन वो अपने आप को बचा नहीं पाती और वो दम तोड़ देती है। जब वो दम तोड़ देती है तब रवि को समझ में आता है कि ये मैंने क्या कर दिया। लेकिन वही चीज़ है ना, अब पछताए होत का जब चिड़ियाँ चुग गई खेत। जो हो चुका था वो हो चुका था। उसके बाद फिर उसका शातिर दिमाग काम करना शुरू करता है कि अब मैं क्या करूँ। तो उसके बाद वो एक बोरा लेकर आता है और बोरा लेकर आने के बाद वो उस शालिनी को मोड़ तोड़ के और उसमें बोरे में भर देता है और भरने के बाद उसको सिलता है और सिलने के बाद
उसको जैसे तैसे करके बाइक पर रख कर लेकर जाता है। जब अंधेरा हो जाता है, जब उसको ये समझ में आ जाता है कि अब कोई नहीं उसको देखेगा, और उस अंधेरे में वो लेकर जाता है और उस बोरे को हाई कोर्ट के पास जो पोलो ग्राउंड है वहाँ पर जो कुआं होता है, उस कुएं में ले जाकर वो उस बॉडी को डंप कर देता है, और डंप करने के बाद वापस आ जाता है। और फिर उसके बाद वो हर दिन, चूंकि ये 13 फरवरी का एक्सीडेंट है, 13 फरवरी को डेथ हुई है। 13 फरवरी के बाद जब वो डेड बॉडी पाई जाती है, वो 20 फरवरी को पाई जाती है, और उसके बाद 21 निकल जाती है। 21 को उसके फादर आते हैं, तो वो हर दिन सुबह न्यूज़पेपर में ये देखता है कि कहीं उसकी न्यूज़ तो नहीं आई हुई है। लेकिन जब 21 को वो न्यूज़ देखता है तो वो समझ जाता है कि उसकी डेड बॉडी मिल चुकी है, और वो भागने की फिराक में होता है। जब तक भागता तब तक उसके फादर ही ने ही फ़ोन कर दिया उसको, रवि को, कि ऐसी ऐसी घटना है और शालिनी का पता नहीं चल रहा है। तो उसके पास फिर एक ही ऑप्शन होता है कि मैं एक काम करता हूँ, जाता हूँ इनके साथ जाके और साथ में शामिल हो जाता हूँ, और उसके पास भागने का कोई चारा ही नहीं होता। और इस तरीके से एक जो पुलिस केस है वो सॉल्व होता है। इस तरीके से एक मर्डर मिस्ट्री जो है वो सॉल्व होती है, और उसके बाद पुलिस चार्जशीट दाखिल करती है। चार्जशीट दाखिल करने के बाद केस जो है वो कोर्ट में चला जाता है, और अभी भी कोर्ट में केस पेंडिंग है। देखते हैं क्या डिसीजन आता है। ये तो थी मर्डर मिस्ट्री। अब बात आती है कि हमें इससे क्या सीख मिलती है। मैंने जैसा कि शुरू में ही बताया, जब कभी कोई रिश्ता खटकने लग जाए, और जब कभी किसी रिश्ते में ऐसा लगने लग जाए कि कोई तीसरा आ चुका है, आपको डाउट ही है, तो या तो डाउट क्लियर कर लीजिए या तो भरोसा करिए। देखिए, दो रिश्तों में अगर कोई भी अगर दो लोगों के बीच में कोई रिश्ता है और अगर वो रिश्ता कंटिन्यू हो रहा है, तो उसकी सिर्फ एक ही वजह होती है, भरोसा। तो अगर कोई रिश्ता भरोसे पर टिका है, भरोसे पर चल रहा है, तो भरोसा करिए। अगर उसके बाद भी ऐसा लग रहा है कि जो शक है वो बीच में आ रहा है, तो फिर उसको वहीं छोड़ दीजिए। उसको लंबा खींचने की ज़रूरत नहीं है, उसको खींच कर ले जाने की ज़रूरत नहीं है, उसको वहीं रहने दीजिए और मूव ऑन करिए। जिंदगी तो बच जाएगी ना। यहाँ पर हुआ क्या, शालिनी अलग चली गई और उसके बाद रवि पकड़ा गया, उसकी ज़िंदगी उम्र कैद की सज़ा, कम से कम उम्र कैद की सज़ा होगी, और वो जेल में सड़ेगा। क्या मिला? इसलिए बेटर है कि किसी भी चीज़ को बांध कर मत रखिए, उसको फ्री छोड़ दीजिए। ज़िंदगी सुकून से जी तो सकेंगे, दोनों जिंदगियां तो बच जाती, लेकिन ये समझे कौन? और हमें ये समझने की ज़रूरत है, हर इंसान के अंदर इंसान और शैतान दोनों ही होते हैं। बात तो ये आती है कि आप अपने अंदर शैतान को जिंदा रखना चाहते हैं या इंसान को जिंदा रखना चाहते हैं। जब आपके अंदर शैतान हावी होने लग जाए, उस टाइम पे अपना कंट्रोल मत खोइए, अपने अंदर एक कंट्रोल लेकर आइए। इंसान ज़रूरी है, इंसान के साथ वो रिश्ता ज़रूरी नहीं है। रिश्ता रहे या ना रहे, लेकिन इंसान का रहना ज़रूरी है। दोस्तों, बहुत ज़रूरी है इन सब चीज़ों के बारे में बहुत गहराई से सोचने का। एक बार आप शांत होकर बैठिए कि इन सब चीज़ों से, इन सब क्राइम स्टोरीज से हमें क्या सबक मिलता है, और सचेत होने की बहुत ज़रूरत है। तो दोस्तों, ये थी पूरी स्टोरी। आपके कमेंट्स आते हैं, मुझे अच्छा लगता है। मैंने पिछली बार एक बात पूछी थी कि क्या मेरी आवाज़ आप तक बहुत क्लियर आती है, तो मुझे मैसेज आया कि नहीं, मेरी आवाज़ प्रॉपर ऑडिएबल है। अगर उसके बाद भी कहीं कोई दिक्कत होगी, आप मुझे ज़रूर बताइएगा मैसेज करके, मैं उस चीज़ को भी सॉल्व करने की कोशिश करूँगी। तो अच्छा लगा जब आपके कमेंट्स आते हैं, जब आप लोग लाइक करते हैं, तो मुझे भी अच्छा लगता है, हौसला मिलता है, मोटिवेशन मिलता है। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं फिर अगले वीडियो में एक नई वारदात के साथ। उम्मीद है अगले वीडियो में कुछ इंटरेस्टिंग सा ज़रूर होगा। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।